नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। एजेंडा में आज बात कांग्रेस की। कल संगठन में बड़ा फेरबदल और आज सरकार में युवा और तेज तर्रार चेहरों को पार्टी की कमान और पुराने चेहरों को सरकार में जगह। जाहिर है कांग्रेस का सारा ध्यान अब चुनावी घमासान पर है। पार्टी ने 24 घंटे के भीतर तमाम तब्दीलियां कर अपनी ओर से बिगुल बजा दिया है, लेकिन इन तैयारियों में नरेंद्र मोदी से मुकाबले का असर और टीम राहुल की छाप साफ दिख रही है। इस बीच प्रधानमंत्री ने यह भी कहकर राहुल गांधी का वजन और बढ़ा दिया कि वो मेरी जगह कभी भी ले सकते हैं, मुझे खुशी होगी। प्रधानमंत्री का संकेत साफ है कि 2014 में राहुल ही मोदी के मुकाबले बीजेपी का चेहरा है। मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। संगठन और सरकार में बड़े फेरबदल के तहत आज 8 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 4 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री बनाए गए। गांधी परिवार के स्वामी भक्त ऑस्कर फर्नांडीज को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष गिरिजा व्यास को आवास और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा मानिक राव गावित को सामाजिक कल्याण राज्य मंत्री तो के.एस. राव को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। पंजाब की संतोष चौधरी को स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि जे.डी. सीलम वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अब कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। उनकी जगह राजस्थान के वयोवृद्ध नेता शीशराम ओला को श्रम मंत्री बनाया गया। अच्छी बात है। ये सोनिया जी की, गांधी जी की कृपा है, राहुल जी की कृपा है, प्राइम मिनिस्टर साहब की कृपा है। कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। एक दिन पहले ही संगठन में बड़े परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन पर राहुल गांधी की स्पष्ट छाप दिखी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबसे बड़ा बदलाव राहुल के करीबी माने जाने वाले मधुसूदन मिस्त्री है। उन्हें उत्तर प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राहुल की नई टीम में उनके विश्वस्त कहे जाने वाले मोहन प्रकाश को मध्य प्रदेश की कमान मिली है, जहां इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस में अंबिका सोनी को महासचिव बनाया गया है, जो कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर की प्रभारी होंगी। युवा चेहरे अजय माकन कांग्रेस के मीडिया प्रभारी होंगे। दिग्विजय सिंह को यूपी से हटाकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है। स्वाभाविक रूप से जो संगठन में फेरबदल होता है, ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व आपस में विचार विमर्श करके कि किससे क्या काम लेना है और किसको कहां लगाना है। जाहिर है ये तमाम तैयारी 2014 के चुनाव से निपटने की है। हालांकि कांग्रेस के नेता साफ कह रहे हैं कि ये तैयारी मोदी से मुकाबले की नहीं, लेकिन मोदी के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस की ये तेजी बहुत कुछ कहती है। यूं ही नहीं है कि यूपी में गुजरात के मधुसूदन मिस्त्री को प्रभारी बनाया गया है, जो मोदी और उनके प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह को भली भांति समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल है। क्या कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे के साथ ही 2014 का आम चुनाव अब लड़ने जा रही है? क्या कांग्रेस की रणनीति पर नरेंद्र मोदी से होने जा रहे मुकाबले का असर है? क्या टीम राहुल नरेंद्र मोदी के प्रचार रणनीति का जवाब देने में सक्षम है? क्या उत्तर प्रदेश में टीम राहुल नरेंद्र मोदी की घेराबंदी कर पाएगी? और क्या कांग्रेस और बीजेपी का ध्रुवीकरण रोकने के लिए तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट जरूरी है? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जाहिर है देश अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी अब भी 84 साल के बुजुर्गों के भरोसे है। हमारा एजेंडा साफ है, 2014 के चुनाव में उभरे युवा नेतृत्व, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान। कांग्रेस के प्रवक्ता भक्त चरण दास, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी जनता दल BJD के विजय जय पांडा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भक्त चरण दास जी, अब आज जिस तरीके से संगठन में फेरबदल, कैबिनेट की फेरबदल, ये निश्चित रूप से जो 2014 का मिशन है कांग्रेस के लिए, ये मिशन राहुल गांधी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। नहीं, आपके सोच से आप 2014 मिशन राहुल गांधी कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का जो सोच है, कांग्रेस पार्टी का जो सोच है, वो 2014 से बहुत आगे कांग्रेस पार्टी एज ए होल पूरे राष्ट्र में एक किस तरह की सामूहिक लीडरशिप में, जनता के हित में और देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो सबको देखते हुए एक पार्टी बने, उस दिशा में कांग्रेस पार्टी अग्रसर है।
भक्तचरण जी, प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक नेशनल लीडर हैं, नेचुरल लीडर हैं, सारे राइट क्वालिटीज हैं, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी राहुल स्टेप इनटू माय शूज। क्या कांग्रेस इस राय से इत्तेफाक नहीं रखती? क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं और 2014 के चुनाव निश्चित रूप से उन्हीं के नेतृत्व में आप लड़ रहे हैं? देखिए, राहुल जी ने जो ऑफिस बेयरर, जो संगठन का ढांचा अभी बनाने में जो भूमिका कंट्रीब्यूशन किए हैं, वो जयपुर का चिंतन शिविर से वो निकल के आया था। और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनका सोच राहुल जी के बारे में उतना है। राहुल जी के व्यक्तिवादी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं आप। दूसरे तरफ से आप केवल व्यक्ति को ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन संगठन को राहुल गांधी जी महत्व दे रहे हैं और पूरे व्यवस्था को महत्व दे रहे हैं। और आगे जो नीति सिद्धांत बने, उस पर एक नया धारा का निर्माण किया। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप साफ साफ जो है निश्चित रूप से कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। यहाँ राजदीप सरदेसाई IBN 18 के एडिटर इन चीफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, भक्तचरण दास जी से मैं साफ सवाल पूछ रही हूँ, अब कांग्रेस के लिए मिशन 2014 मिशन राहुल गांधी है या नहीं? वो उससे साफ दो टूक शब्दों में कुछ कहने से कतरा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस सरकार की परेशानी ये है कि 9 साल से ये सरकार रही है। अब आप 9वें साल में कह रहे हो कि हमें संगठन को मजबूत करना है, तो इतने साल क्या हो रहा था? और सरकार का, और आखिर में लोगों ने सरकार चुनी है, संगठन नहीं चुना है। संगठन कांग्रेस पार्टी की परेशानी है, उनको चुनाव जीतना है, लेकिन लोग चाहते हैं कि सरकार में आप ऐसे मंत्रियों को लाए जो सरकार में जान लाए। लेकिन जिस तरह के मंत्रियों को आज आपने लाया है, उससे एक इशारा साफ निकलता है कि अब ये सरकार, इस सरकार ने गवर्नेंस पर जो अब उनका प्रोग्राम था उसको गिव अप कर दिया है। उसमें उनकी कोई रुचि नहीं रही है, क्योंकि जब आप शीशराम ओला को लाते हैं जो 86 साल के हैं, आप ऑस्कर फर्नांडिस को लाते हैं जिनको आपने कुछ साल पहले संगठन में भेजा था क्योंकि आपको लगा वो मंत्री कम संगठन के लिए ज्यादा उपयोगी रहेंगे। गिरिजा व्यास को आप इतने सालों बाद लाते हैं क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। शीशराम ओला को लाते हैं क्योंकि वो जाट नेता हैं। तो अगर इस तरह की आप राजनीति करेंगे और कोई भी मंत्रालय में बदलाव नहीं, यानी किसी भी मंत्री ने, क्या सभी मंत्रियों ने अच्छा काम किया है? लगातार कहीं ना कहीं किसी भी 1-2 मंत्रालय में आप बदलाव करेंगे ताकि लोगों को लगे कि एक रिपोर्ट कार्ड है। रीशफल जो होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड की तरह होना चाहिए। इस सरकार में जो रीशफल होते हैं वो केवल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं संगठन की कि राहुल गांधी क्या संगठन को मजबूत करेंगे। अरे सरकार को कौन मजबूत करेगा? हमने, जनता ने सरकार को चुना है, संगठन को नहीं। जी, या भक्तचरण दास जी, या मैं मुख्तार अब्बास नकवी और जय पांडे के पास जाने के पहले आपसे जी रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपने जो सरकार के बारे में कमेंट किया, मैं उस पर कहना चाहता हूं जी कि राजीव जी को जो कह रहे हैं, ओस्कार जी कितने अनुभवशील व्यक्ति हैं, और केशव राव हो गया और गिरिजा व्यास जी का पार्लियामेंट परफॉर्मेंस को देखिए, जिनका पार्लियामेंट परफॉर्मेंस देखिए, अश्विन नच्चपन को देखिए, ये लोग कितने अनुभवशील व्यक्ति हैं। स्टैंडिंग कमेटी में इन लोगों का परफॉर्मेंस और इस देश को पहचानने में इन लोगों का परफॉर्मेंस देखिए, और इनका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली गवर्नेंस में बहुत अच्छा होगा। सर, आपने इन्हीं व्यक्तियों को निकाला था भक्तचरण दास जी। इसी ऑस्कर फर्नांडिस को आपने मंत्रालय से हटाकर पार्टी में लगाया था, अब आप उनको वापस ला रहे हैं इसमें, यानी आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। जरूरत था पार्टी में उनका, सभी मंत्रालय में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, आपके एक्सपेक्टेशन के पूरे अनुरूप हम नहीं कर सकते हैं। जितना संभावना बन सकी उतना अच्छाई लाने का प्रयास किया गया है। चलिए, भक्तचरण दास जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आज हम कैबिनेट रीशफल की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसमें आपको लगता है कि अब कांग्रेस की जो तैयारी है सरकार पर जोर देने की नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिशन 2014 की है, जहां लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की होने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो तो मैं मानता हूं कि सिंबॉलिक रिशफल है और सेरेमोनियल मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। उस सिंबॉलिक रिशफल में सेरेमोनियल मिनिस्टर्स जो है इसलिए बनाए गए हैं कि जो इनकी विदाई की बारात है उसमें अपनी बदनामी की बांसुरी और नाकामी का नगाड़ा बजाने के लिए उन विदाई की बारात में बारातियों को इकट्ठा कर दिया गया है और कुछ जोड़ दिया गया है। इसलिए उसमें कोई बहुत किसी को ना आश्चर्य है ना कोई बहुत ज्यादा इस पे उत्साहित है। जहां तक प्रश्न है प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आपने कहा जो प्रधानमंत्री जी की राहुल गांधी जी के लिए जगह है,
तो अगर उनको लगता है कि उनके डेपुटेशन का टाइम खत्म हो गया है तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अब ये 4-6 महीने बचे हुए हैं, इन 4-6 महीनों में वो राहुल गांधी जी को स्थान दे दें, क्योंकि उसके बाद देश की जनता इस कांग्रेस पार्टी के कुशासन को झेलने को तैयार नहीं है। उसके बाद नकवी जी, क्या देश की जनता नरेंद्र मोदी को स्थान देगी, आप कहना चाह रहे हैं? अगर यूपीए की इस वक्त विदाई की बारात है, बीजेपी एनडीए के बारात के दूल्हे कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे? देखिए, एनडीए के बारात के दूल्हे बहुत साफ दिख रहे हैं और पूरे देश की दीवारों पर खुदा हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर किसी को आंख खोल के देखना है तो आंख खोल के देखे, आंख बंद करके देखना है आंख बंद करके देखे, अपने हाथ लगा करके उसे महसूस करना है तो महसूस करे। मतलब नरेंद्र मोदी होंगे दूल्हा, उसमें कोई शक नहीं है। अब हमने कहा ना कि उस दीवारों पे साफ लिखा हुआ है, देश की जनता के दिलों पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो आप देख लो। चलिए, अब देश की जनता की बात कर रहे हैं। जय पांडा, आपको लगता है कि अब जो 2014 के चुनावों की हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दो शख्सियतों की लड़ाई, दो शख्सियतों की टीम की लड़ाई बनती जा रही है? ये सीधे तौर पर आज जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई होगी, या दूसरे तमाम जो फैक्टर्स हैं वो आएंगे, दूसरे तमाम पर्सनालिटी शामिल होंगे? पहले तो ये बदलाव के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे कि अभी राजदीप सरदेसाई ने कह रहे थे कि ये इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य है, पॉलिटिकल सिग्नल देने के लिए, गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए नहीं। लेकिन ये भी नई बात नहीं है। 9 साल से गवर्नेंस का कोई सवाल ही नहीं था इस सरकार में। 9 साल से सिर्फ पॉलिटिकल सिग्नल के बाद पॉलिटिकल सिग्नल दिया जा रहा है, तो कोई नया बात नहीं है। और श्री नरेंद्र मोदी के बारे जो कहा जा रहा है कि वो सबसे पॉपुलर लीडर है, मैं उड़ीसा के बारे ये कह सकूंगा कि उड़ीसा में सबसे बड़ा लीडर नवीन पटनायक है। और यहां जब हम इलेक्टोरेट के पास जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जाएगा, बीजेपी जाएगा और हम जाएंगे, यहां के वोटर्स मुझे तो नहीं लगता कि किसी और को कंसीडर करते हैं कि इनसे बड़ा लीडर। और मेरे ख्याल में इन मेनी अदर स्टेट्स, 2-4 कम से कम 6-8 राज्यों में ऐसा भी स्थिति है कि जो रीजनल पार्टीज के नेता वहां है, वो इन दोनों से उनका ज्यादा होल्ड है ग्राउंड लेवल पर। तो मुझे नहीं लगता कि ये 1-to-1 फाइट होगा कांग्रेस और बीजेपी का। उड़ीसा के बाहर की अगर हम बात करें, निश्चित रूप से नवीन पटनायक जी भी जो है हैट्रिक सीएम है। उड़ीसा के बाहर जय पांडा, आपको लगता है कि ये लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई नहीं बनेगी 2014 में? देखिए, मैं तो उड़ीसा के बाहर के बारे एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे कॉमन सेंस का एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अभी कल जो हुआ बिहार में, आपको लगता है कि ऐसा वो गठबंधन टूट सकता था यदि नरेंद्र मोदी बिहार में इतने पॉपुलर हैं कि उनके बिना सीटें वहां जीता नहीं सकता? तो कुछ पॉलिटिकल लॉजिक भी वहां होगा फॉर देम टू ब्रेक दैट कोalition। और मैं जो 2-4 और राज्य जाके घूम के अभी रिसेंटली अनुभव किया हूं, ऐसा स्थिति नहीं है कि ये 1-to-1 फाइट होगा कांग्रेस और भाजपा के बीच में। ये रीजनल फोर्सेस हैव बीन प्लेइंग ए बिग रोल पिछले 25 सालों में, और ये कम नहीं रहे हैं, वो कम से कम मेंटेन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और जो रीजनल इश्यूज है, जैसे कि बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, इसमें एक रेजोनेंस भी है। हम सिंपथाइज कर सकते हैं आपस में कि केंद्र से किस तरह का अन्याय हो रहा है इन राज्यों के तरह, तो एक कॉमन थ्रेड भी निकल रहा है। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्शन नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप 2014 के बारे में बात कर रहे हैं, जिस खुशी को आपको लगता है कि पूरी देश की जनता जो है इस पर भांप रही है, नेता को भांप रही है, उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं जय पांडा। आप लोगों के पुराने सहयोगी रह चुके हैं और जब बीजेपी से नाता तोड़ा था उसके बाद ज्यादा हेवी मैंडेट के साथ लौटे थे। क्या यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का नाम सीधे तौर पर लेने से हिचकिचा रही है पार्टी अब तक? देखिए, जय पांडा जी ने जो बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से जो गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिस तरह से गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें हैं उन राज्य सरकारों को किस तरह से वो नीचा गिराने की और जो जन सरोकार है उसको अनदेखा कर रही है, ये बात बहुत सामान्य भी है और बहुत ही आम आदमी के लिए चिंता का विषय भी है। वैसे आपकी पार्टी में भी सवाल ये पैदा होता है कि कौन, देखिए आज जो है वो नेतृत्व की बात या आज जो है बदलाव की बात जब हम कर रहे हैं
तो पांडा जी जो कह रहे हैं वो अपने राज्य की दृष्टि से कह रहे होंगे। हम भी मानते हैं कि राज्यों के सरोकार, राज्यों की समस्याएं एक है, लेकिन केंद्र में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार 9 सालों, 9.5 सालों से है, उसने अगर राज्यों के सरोकार के साथ और विशेष तौर से गैर कांग्रेसी राज्यों के सरोकार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, तो फिर आप यहां पर तो एक तो अभी कांग्रेस अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब सेकुलर है, वो कम्युनल है, तो अब इनको एक तो पहली बात तो सेकुलरिज्म का एक सर्टिफिकेट सेंटर खोल लेना चाहिए, जहां पर कि जो कोई 24 घंटे के अंदर उनके पास दिखा तो वो सेकुलर हो गया और जो उनके साथ नहीं है वो कम्युनल हो गया। तो उस सर्टिफिकेट सेंटर के कोर्स की भी जानकारी प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस को दे देना चाहिए कि कौन सा ऐसा कोर्स है। नहीं नकवी जी, वैसे आप लोगों के खुद के सहयोगी भी जो है इस बात को लेकर अलग राय रखते हैं। राजदीप, ये कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो अभी तक क्लियरली नाम को स्पेल आउट करने को लेकर हिचकिचाहट है, आज की तारीख में जब संगठन में फेरबदल होता है, साफ है इसमें राहुल गांधी का स्टैंप लगा हुआ है। बीजेपी इस बात को लेकर पीछे नहीं हटना चाह रही। जब जेडीयू उनसे नाता तोड़ने के लिए कहती है कि भाई आप ये डिक्लेयर कर दें कि नरेंद्र मोदी आपका पीएम कैंडिडेट नहीं होगा, वो उससे भी हाँ नहीं भरते हैं, नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं लेते हैं। ये दोनों पार्टी में जो रिलक्टेंस है नामों को लेकर आगे बढ़ने में, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज की तारीख में स्मिता, दोनों जो राष्ट्रीय पार्टीज हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, दोनों के खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि सरकार इनकी केंद्र में रही है 9 साल के बाद और लोगों को लगता है थकावट आ गई है और इस सरकार ने बिल्कुल गवर्नेंस पर कोई बड़े मुद्दे उठाकर जो आर्थिक स्थिति है उसको उन्होंने अच्छा नहीं किया है, तो उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए एक नया चेहरे की तरह राहुल गांधी का नाम कुछ लोग आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये उनका आखिरी ब्रह्मास्त्र है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी हाल उसी तरह से एक कुछ है। पिछले 9 सालों में बीजेपी में आपस की लड़ाई इतनी रही है कि अडवाणी वाजपेयी के बाद कौन, और इस लड़ाई में पार्टी को नुकसान पहुंचा है। और ये भी जानिए कि पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। कर्नाटका में येडियुरप्पा फैक्टर था, उत्तराखंड बीजेपी हारी थी, हिमाचल हारी थी। तो बीजेपी को भी अपने काडर को एक तरह से एक नया उत्साह देना है, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम धीरे धीरे आगे किया है। यानी दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो है अपना ब्रह्मास्त्र खेलना चाहती है, लेकिन फिर भी डरती है क्योंकि कहीं अगर कांग्रेस हार जाए तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी को आप पूरी तरह से आगे करें तो क्या एनडीए जिस तरह से हम देख रहे हैं वो बिखर जाएगा। यानी दोनों पार्टी के सामने, जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके सामने एक आइडेंटिटी क्राइसिस है और ये आइडेंटिटी क्राइसिस इस बात से आगे आ रही है कि राहुल गांधी को कितना आप आगे बढ़ाए कांग्रेस सोच रही है, नरेंद्र मोदी को आप कितना आगे बढ़ाए ये बीजेपी सोच रही है। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप राष्ट्र का चित्र देखें तो किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति पर भरोसा लेकर आप चुनाव आप नहीं जीत सकते। निश्चित रूप से वो एक नेशनल लीडर की क्राइसिस कहीं ना कहीं दिख रही है। भक्तचरण दास जी, जिस तरीके से राजदीप इंडिकेट कर रहे हैं, संगठन को आज 9 सालों बाद भी जो है अभी भी मजबूत करने में लगे हुए हैं राहुल गांधी। यही वजह है कि बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भाई यू स्टेप इनटू माय शूज आई विल बी हैप्पी, फिर भी कांग्रेस में एक हिचकिचाहट है राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में सीधे तौर पर कि वही आपके पीएम कैंडिडेट होंगे। एक आपकी खुद की क्राइसिस है या आपको लगता है कि नहीं, ये दो पार्टी की ही लड़ाई होने वाली है 2014 में? क्षितिज जी, राजीव जी अपना दृष्टिकोण का एनालिसिस किए और उन्होंने एक निरपेक्ष एनालिसिस अपने ढंग से किए, मैं इतना उनकी कमेंट पर कह सकता हूं। लेकिन जहां तक 2014 में राहुल जी के नेतृत्व की बात है, राहुल जी खुद इस बारे में एक जयपुर शिविर से क्लियरली कह रहे हैं कि ये व्यक्ति का महत्व ज्यादा नहीं है, कांग्रेस में एक सामूहिक प्रक्रिया शुरू होने का आवश्यकता है कि हर जगह पर 10 व्यक्ति नेतृत्व लेने लायक रहना चाहिए और उस दिशा में कदम उठाए हैं। पिछले दिन आप अगर जितने भी देखेंगे राहुल जी बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज हुए हैं और एक कलेक्टिव अप्रोच को ज्यादा गुरुत्व दिए हैं। और आप अगर विपक्ष में देखेंगे तो व्यक्ति को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जा रहा है। कांग्रेस में व्यक्ति को ज्यादा इंपोर्टेंस देने की प्रक्रिया राहुल जी ने शुरू नहीं किया है, एक सामूहिक प्रक्रिया राहुल जी ने शुरू किया है। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के चलते एनडीए में कैसे दरार हो गया है। नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे तो यूपीए में दरार आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल जी इस पर वो संगठन के प्रमुखता में हैं और संगठन में एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं पार्टी को ठीक से बनाने में। आज जैसे
कहा गया है। अपना अजय माखन जी ने कहा है कि ब्लॉक की यूनिट को किस तरह से जितना आज ताकतवर है उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना के जनता के सामने लाने का, पार्टी को इस देश में व्यापकता बनाने के प्रयास हो रहा है। चलिए, आप सामूहिक लीडरशिप की बात करें। नकवी जी, आपको लगता है कि 2014 के जो चुनाव है वो सीधे तौर पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई होने जा रही है, या फिर थर्ड फ्रंट के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जैसा कि राजदीप कह रहे हैं, पूरे देश में एक लीडरशिप क्राइसिस है दोनों ही मुख्य बड़ी पार्टियों में। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी व्यक्तिवाद की बात करे, परिवारवाद की बात करे तो अपने आप में हास्यास्पद है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पार्टी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी के ड्राइंग रूम से शुरू होकर के राहुल गांधी जी के लॉन और राहुल गांधी जी के लॉन से निकल करके प्रियंका गांधी जी के गेट पर खत्म हो जाती है। नकवी जी, वैसे तो नागपुर से आप लोगों की पार्टी को भी रिमोट कंट्रोल किया जाता है। उस पार्टी के लोग ये कहें कि साहब हमें परिवारवाद से कोई मतलब नहीं, हम जो है वो हमारे तो कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, आपके कार्यकर्ताओं की कहानी सोनिया गांधी जी से निकलती है, राहुल गांधी तक पहुंचती है, राहुल गांधी जी से निकल करके बहुत आगे बढ़ी। जी, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, 2014 के चुनाव क्या कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई होगी? आपको लगता है कि यहाँ थर्ड फ्रंट के ऑप्शंस बनते हुए नजर आ रहे हैं? दोनों ही पार्टियों के पास क्रेडिबिलिटी की कमी है। देखिए, निश्चित तौर से 2014 कांग्रेस पार्टी का कुशासन और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का इसका मुद्दा होगा और इस मुद्दे पे लड़ाई होगी। जहां तक आपने सहयोगियों की बात करी, आपको जल्दी ही जो है वो कम से कम 8 सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी जल्दी दिखने वाले हैं, तो इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन मुख्य रूप से आज लड़ाई जो है वो इस 9.5 सालों के कांग्रेस पार्टी के कुशासन, और जब मैं कुशासन की बात कर रहा हूं तो मनमोहन सिंह जी इसके जिम्मेदार नहीं है। 8 नए सहयोगियों की बात कर रहे हैं, नकवी साहब दावा कर रहे हैं कि ये वो सहयोगी तो नहीं जो आपको फेडरल फ्रंट के बारे में भी बातें कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कुशासन या दुशासन या सुशासन उत्तराखंड, हिमाचल और कर्नाटक में देखने के बाद, और अभी गुजरात में जो मंत्री जेल चले गए हैं और उनके कितने टेंटेड मिनिस्टर और हैं, इसमें भी सामूहिक जिम्मेदारी को भूल के आप सुशासन की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, मुझे लगता है कि इसी तूतू मारा की वजह से थर्ड फ्रंट की बातें की जा रही है। जब ब्रेक पर जाने से पहले क्या आपको लगता है कि जिन 8 नए सहयोगियों की बात कर रहे हैं नकवी साहब, ये वो सहयोगी दल हैं जिनके साथ आप भी तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जय। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वाजपेयी जी उनके पॉपुलैरिटी के पीक पे थे, उस टाइम भी वो सारा देश में खुद के बल पे जीत नहीं पा रहे थे। उनको महसूस हुआ कि कोalition गठबंधन बिल्ड करना पड़ेगा और वो सक्सेसफुली उसको किए थे। मुझे नहीं लगता कि या तो राहुल गांधी या तो नरेंद्र मोदी वाजपेयी जी का जो पीक पॉपुलैरिटी था उससे ऊपर चले गए आज का स्थिति, मुझे नहीं लगता ये। तो ये तो जरूर है कि कोalition विल कंटिन्यू, लेकिन आप अगर देखें यूपीए, आप अगर देखें एनडीए, दोनों साइड पे अभी पिछले 1 साल में उनके कोalition तो बिगड़ते जा रहा है। दोनों एलाइज को अभी हरा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि स्थिति उनके लिए इतना स्टेबल है। यूपीए एनडीए दोनों ही जो है पिछले 1 साल में यूपीए माइनस और एनडीए माइनस बन गए हैं, ना कि यूपीए प्लस और एनडीए प्लस। ऐसे में अगर थर्ड फ्रंट जवाब है कांग्रेस बनाम इस बीजेपी की लड़ाई के लिए, तो आखिर थर्ड फ्रंट की कितनी चांसेस हैं जिसमें इतने तरह के किरदार हैं? ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, जिन्हें खुद संकेत दे रहे हैं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री, डीएमके, एआईएडीएमके, मुलायम, मायावती, क्या सभी लोग या इनमें से कुछ किरदार एक साथ आकर एक कहीं रिप्लाई दे पाएंगे इस कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई का, या ये सिर्फ महज एक काल्पनिक सोच है? इस पर चर्चा को जारी रखेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद।